दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति में कल क्या होगा, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चाओं का बाजार इतना गर्म है जिसमें कहा जा रहा है कि 2 दशक से बिहार में जो नीतीश राज चल रहा है वो नीतीश राज अब अपने खात्मे के करीब है। सामाजिक न्याय की राजनीति जो लालू यादव के समय में, यूं कहें कि वीपी सिंह के समय में 1990 में शुरू हुई, मंडल कमीशन के आश्रय शुरू हुई, उस सामाजिक न्याय की राजनीति को जमीन पर आर्थिक न्याय और इन सब के साथ जोड़कर उतारने वाली परिस्थितियों में खुद को बिहार की राजनीति में एक अलग किस्म के नेता के तौर पर स्थापित कर चुके नीतीश कुमार क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के सामने निरी हो गए? आज सुबह से ही इस चर्चाओं का बाजार गर्म है, यूं कहें कि कल से ही गर्म है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 20 मई तक की एक डेडलाइन नीतीश कुमार के सामने रखी थी कि इस दरमियान वो अपना एग्जिट प्लान सबके सामने बताएं। अब वो एग्जिट प्लान की बात कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री छोड़ दें, भाजपा को दे दें, क्योंकि भाजपा राज्य की विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, ये तमाम सवाल पहले से ही तैर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच राज्यसभा चुनाव में नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, इसको लेकर जब चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा के नॉमिनेशन पेपर पर नामांकन प्रपत्र के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, उसके बाद ये तय हो चला कि बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। लेकिन क्या वाकई नीतीश कुमार ने राज्यसभा के फॉर्म पर दस्तखत किए हैं? कल सुबह सबको पता चलेगा कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा के फॉर्म पर दस्तखत किए हैं या नहीं किए हैं, क्योंकि बिहार में 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। संख्या बल के मुताबिक 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड बड़े आराम से जीत रही है, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी भी बहुत आराम से जीत रही है, जिस पर नितिन नवीन और शिवेश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। और एक सीट जिसके लिए मुकाबला हो रहा है उसमें उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से और दूसरी तरफ से अमरेंद्र धारी सिंह के नाम की चर्चा है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला क्यों लिया? अगर वाकई नीतीश कुमार ने फैसला लिया तो क्यों लिया? और नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? कल अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं और अमित शाह जब पटना पहुंच रहे हैं तो उसके पीछे जो की खबर जो मैंने पता की वो खबर यही है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का राज्यसभा के लिए नामांकन है, उस नामांकन में वो हिस्सा लेंगे। और उसके साथ साथ अगर नीतीश कुमार वाली खबर में भी दम है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो नीतीश कुमार का नामांकन भी साथ साथ होगा, उसमें भी वो हिस्सा लेंगे। लेकिन क्या अमित शाह इसी के लिए पटना आ रहे हैं? कुछ दिनों पहले अमित शाह बिहार के सीमांचल इलाके के दौरे पर आए थे, पूर्णिया किशनगंज का इलाका, और 2 दिनों तक वहां रुके भी थे। और उस दरमियान भी क्या कोई स्क्रिप्ट लिखी गई जिसमें बिहार की सत्ता पहली बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चली जाए? नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड बीजेपी को पावर ट्रांसफर करने के लिए पूरे मन से तैयार नहीं है। लेकिन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें ऐसी खबरों को बल मिलना शुरू हुआ है? क्या वाकई नीतीश कुमार ने यह मान लिया है कि उनकी राजनीतिक पारी खत्म हो गई है? बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रीय जनता दल क्या कर रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति अब तक भारतीय जनता पार्टी से दूर इसीलिए थी क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की एक भूमिका थी, जनता दल यूनाइटेड की एक भूमिका थी, और दोनों साथ रहे या अलग अलग रहे, एक मामले में एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर थे। चाहे राजद, कांग्रेस, एमआईएम जैसे सेकुलर दल हो, वाम दल हो, या जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टी हो, जिसके बीच में एक अघोषित समझौते जैसा था कि बिहार में चाहे कुछ भी हो, सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं जाने देनी है। लेकिन पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में जो अंक गणित आया, उस अंक गणित ने भी यह तय कर दिया कि बिहार में यदि विपक्ष और जनता दल यूनाइटेड चाहे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी सरकार बना पाना असंभव सा काम है। लेकिन आज राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में चुप्पी दिखाई दे रही है। क्या राष्ट्रीय जनता दल कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है? यह सवाल अपनी जगह है। कई सारे केस मुकदमे हैं, ईडी सीबीआई का मामला है, और मुझे नहीं पता कि राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व कंप्रोमाइज्ड है या नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति यदि भारतीय जनता पार्टी के हवाले होती है तो उसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ पूरे विपक्ष की और खासकर राष्ट्रीय जनता दल की भी होगी, क्योंकि विपक्ष की ड्राइवर सीट पर राष्ट्रीय जनता दल बैठा हुआ है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कल क्या होगा और आज की रात क्या होने जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के सूत्रों पर भरोसा करें
उनका साफ मानना है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। फैसला कल सुबह होगा कि जेडीयू की तरफ से रामनाथ ठाकुर के साथ साथ दूसरा व्यक्ति कौन होता है जो राज्यसभा जाता है। और उस दूसरे नाम के लिए नीतीश कुमार के नाम की भी चर्चा है, तो निशांत कुमार के नाम की भी चर्चा है, मनीष वर्मा के नाम की भी चर्चा है कि ये तीनों में से कोई भी जा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो उनको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की परिस्थिति में नियम के मुताबिक, संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक, जिस दिन से नीतीश कुमार की विधानमंडल की सदस्यता खत्म होगी, यानी जिस दिन से नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे, उसके बाद अधिकतम वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं और वो तारीख 15-16 मार्च होती है, तो इसका साफ मतलब है कि 16 सितंबर तक वो मुख्यमंत्री के पद पर रह सकते हैं। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए या विधान परिषद की सदस्यता से 20 मार्च को इस्तीफा देते हैं, तो इसका साफ मतलब है कि मुख्यमंत्री पद पर वो अधिकतम उनके बने रहने की जो गुंजाइश है वो 20 सितंबर तक होगी, क्योंकि बिना सदन का सदस्य रहे अधिकतम 6 महीने तक ही कोई व्यक्ति राज्य या केंद्र में मंत्री पद या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है। सवाल यह है कि अभी बार्गेनिंग कौन सी चल रही है। जनता दल यूनाइटेड के लोगों की माने तो जेडीयू ने एक फॉर्मूला दिया, पहले 2.5 साल जेडीयू का सीएम, बाद के 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी का सीएम। 2.5 साल में तकरीबन 4 महीने बीत गए, यानी बचे हुए 26 महीने में क्या निशांत जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मुख्यमंत्री पद संभालेंगे और तब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का नंबर आएगा। यह जेडीयू का फॉर्मूला है। भारतीय जनता पार्टी की माने तो भारतीय जनता पार्टी 16 मार्च के आसपास अपना मुख्यमंत्री देखना चाहती है, यानी नीतीश कुमार यदि राज्यसभा जाते हैं तो राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे, एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई जाए और एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ही नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव करे और वो मुख्यमंत्री बीजेपी की चाहत के मुताबिक बीजेपी का कोई व्यक्ति हो। पर्ची से जो भी निकले, पर्ची से एक बार नीतीश कुमार ने भी जीतन राम मांझी का नाम निकाला था और भारतीय जनता पार्टी में तो पर्ची से मुख्यमंत्री का नाम निकालने की पुरानी परंपरा है। सवाल यह है कि बीजेपी को यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी जाती है, अगर जनता दल यूनाइटेड कॉम्प्रोमाइज होती है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता जाती है, तो तब उस परिस्थिति में मुख्यमंत्री कौन होगा। एक नाम सम्राट चौधरी का चल रहा है, दूसरा नाम दिलीप जायसवाल का चल रहा है और तीसरा एक मजबूत नाम दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का भी चल रहा है। लेकिन क्या ये तीनों ही दावेदार हैं? इसके अलावा 3 और नाम चल रहे हैं और उन तीनों नामों पर नजर डालें तो कई सारे सामाजिक समीकरण उभरते हैं। एक नाम चल रहा है जनक राम का, बसपा से भाजपा में आए थे और जनक राम दलित समाज के हैं, गोपालगंज से सांसद भी रहे हैं। उनका नाम चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना सकती है। दूसरा नाम चल रहा है पटना जिले के विधायक संजीव चौरसिया का, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो क्या संजीव चौरसिया को अति पिछड़ा कार्ड खेलकर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और क्या नीतीश कुमार अति पिछड़ा कार्ड खेलने के लिए राजी हो जाएंगे? याद रखिए, पिछड़ा अति पिछड़ा राजनीति नीतीश कुमार का और उनकी पार्टी का अपना खेल है, अपनी राजनीति है। उसमें सेंधमारी की इजाजत नीतीश कुमार देंगे, गुंजाइश कम लगती है। लेकिन एक तीसरा नाम भी चल रहा है और वो तीसरा नाम आश्चर्यजनक रूप से बिहार सरकार की मंत्री श्रेयसी सिंह का चल रहा है। श्रेयसी सिंह दूसरी बार की विधायक है, खेल मंत्री है बिहार सरकार में, राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीत चुकी है और पुराने समाजवादी दिग्विजय सिंह की बेटी है। दिग्विजय सिंह की बेटी को भारतीय जनता पार्टी भला मुख्यमंत्री क्यों बनाएगी? सम्राट चौधरी के साथ पिछड़ा समीकरण है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना समर्थक तबका भूमिहार समाज से आने वाले विजय सिन्हा के पक्ष में एक अलग समर्थन है। दिलीप जायसवाल भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, साधन संपन्न है। इसके अलावा जनक राम का अपना एक प्रभाव है, अपना एक समीकरण है। इसके साथ साथ यदि आप देखें, संजीव चौरसिया के साथ अति पिछड़ा कार्ड है। श्रेयसी सिंह को मुख्यमंत्री बनाकर वो क्या साबित करना चाहेगी? श्रेयसी सिंह के पक्ष में तर्क देने वाले लोग ये कहते हैं कि अगर श्रेयसी सिंह मुख्यमंत्री की उम्मीदवार होती है तो योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को डिफ्यूज करने के लिए, योगी आदित्यनाथ के सामने
एक दूसरा राजपूत चेहरा मुख्यमंत्री बनाकर, और वो भी महिला, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले रिप्लेस करने की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। और इसके लिए बिहार का इस्तेमाल, जहां चुनाव अभी बहुत दूर है, वहां 2-3 साल के लिए श्रेयसी सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आखिर अगड़ा पिछड़ा कार्ड चुनाव के समय खेला जाना है, तो उस वक्त देखा जाएगा कि बिहार में कौन मुख्यमंत्री होगा। तो एक ये तर्क है। अब इनके अलावा भी कोई और नाम आ जाए, 7वां नाम, तो मुझे नहीं पता। परिस्थितियां दरअसल ये है कि कल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार होते हैं या नहीं होते हैं। कल नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन भरते वक्त तैयार होते हैं या नहीं होते हैं, और बीजेपी को पावर ट्रांसफर के लिए तैयार होते हैं या नहीं होते हैं। याद रखिए, नीतीश कुमार नरसिम्हा राव नहीं बनना चाहते। नरसिम्हा राव की तमाम उपलब्धियां हैं, पंजाब से लेके आर्थिक सुधार तक, लेकिन तमाम उपलब्धियों के बावजूद कांग्रेस पार्टी के अंदर उनका नाम सम्मान के साथ नहीं लिया जाता। कारण क्या है? बाबरी विध्वंस। सभी जानते हैं कि बाबरी विध्वंस के कारण कांग्रेस का कोई नेता नरसिम्हा राव से क्यों दूरी बना के रखता है। क्या नीतीश कुमार ये तोहमत अपने माथे पर लेना चाहेंगे कि संघ परिवार की धारा से निकली भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बिहार में ताज सौंप दिया? और अगर इसके लिए नीतीश कुमार तैयार हो गए, तो निश्चित तौर पर बिहार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जा रहा है। कल 11 साढ़े 11 बजे के करीब कहा जा रहा है कि नितिन नवीन का नॉमिनेशन होगा, और उसी वक्त जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट का भी नॉमिनेशन होगा। आज की रात क्या लालू यादव के साथ बातचीत आगे बढ़ेगी? क्योंकि चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बिहार में विपक्षी गठबंधन के साथ भी जनता दल यूनाइटेड के तार जुड़ चुके हैं। मंडल पॉलिटिक्स करने वाले लोग बिहार की सत्ता को भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार गहरे दबाव में दिखाई दे रहे हैं, और जब नीतीश कुमार गहरे दबाव में दिखाई दे रहे हो, तो कौन सा फैसला होगा, ये आने वाले वक्त में देखा जाना है कि क्या वाकई अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी, क्या वाकई गुजरात लॉबी बिहार के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में कामयाब हो जाएगी, या नीतीश कुमार इन सबको पहले की तरह एक बार फिर गच्चा दे देंगे। 2014-15 से ही कोशिशें हो रही है कि बिहार को नीतीश कुमार के प्रभाव से मुक्त कराया जाए। अब तक कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन क्या आज होली का दिन, 2026 का साल बिहार में समाजवादी धारा की राजनीति की समाप्ति का साल बनने जा रहा है? ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब इतिहास में भी भविष्य में भी नीतीश कुमार से पूछा जाना है। और नीतीश कुमार की इतिहास में जो जगह तय होनी है, वो जगह सिर्फ इस आधार पर तय नहीं होनी है कि 20 साल तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे या 6 सालों तक केंद्र में मंत्री रहे। वो इस आधार पर भी तय होनी है कि आखिर बिहार का समाज, जो एक तरह से सामाजिक न्याय की धरती माना जाता था, उस सामाजिक न्याय की धरती के भीतर, मंडल की राजनीति के भीतर कमंडल का समावेश करने के लिए आखिर पहली अपनी तरफ से जो चाल चलने वाला काम था, पहली चाल किसने चली थी? ये सवाल एक ऐसे सवाल के रूप में नीतीश कुमार के सामने है, और उस सवाल से नीतीश कुमार कई दिनों से जूझ रहे हैं। आज की रात और कल सुबह का वक्त ये तय करेगा कि बिहार की राजनीति में क्या होने जा रहा है। क्या 2 दशक के नीतीश राज का खात्मा होगा? क्या 3.5 दशक के, या यूं कहे कि पिछले लगभग 90 सालों के समाजवादी राजनीति का एक पूरा का पूरा पटाक्षेप बिहार के अंदर हो जाएगा? सब कुछ को देखने के लिए कल यानी 5 मार्च 2026 की जो तारीख है, और उसका जो फर्स्ट हाफ है, 12 बजे के पहले का वक्त बहुत कुछ डिसाइड करने जा रहा है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए और देखिए बिहार की राजनीति में आखिर कौन सी भूमिका किसके लिए तय होनी है, और क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी अपनी तय स्क्रिप्ट के मुताबिक बिहार की सत्ता हथियाने में कामयाब होने जा रही है। देखते हैं कल क्या होता है। कल हमारी नजर बनी रहेगी और पल पल की अपडेट से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।